सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज जो आपका पेपर हुआ है द्वितीय सेमेस्टर गणित का 16 सितंबर आज जो आपका पेपर हुआ है, इसको हम लोग इस क्लास में पूरा सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा हम आपका जो यह पूरा पेपर है इसके एक एक क्वेश्चन को पूरा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे हम लोग देखेंगे और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से देखेंगे किस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न था, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। अब किसी ठोस, जो ठोस होता है वह 3D आकृति होता है, 3 डायमेंशनल होता है। ठोस जो वस्तुएं आप देखते हैं, जैसे आपका घन घनाभ हो गया, गोला हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ठोस क्या होता है? ठोस में आयतन होता है, ठीक, जिसे हम लोग मात्रक क्यूब में नापते हैं। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, ऋण 1 और 1 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं? तो दोस्तों, आपको पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ऋण 1 और 1 के बीच में आप चाहे कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। संख्या रेखा पर अगर हम लोग देखें ऋण 1 से 1 के बीच, तो कितनी भी, जितने भी भिन्न आप सोच सकते हैं ऋण 1 और 0 के बीच में, सभी जो भिन्न होंगे, चाहे ऋण 1/2, ऋण 1/3, ऋण 1/4, या फिर 0 से लेकर के 1 के बीच में 1/2, 1/3, 1/4, इस प्रकार से ये जितने भिन्न होंगे, जितने भिन्न आप सोच सकते हैं, सभी जो होंगे वह क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। और इनकी संख्या अनंत है, जितनी संख्याएं आप चाहें उतनी संख्याएं बना सकते हैं, होती हैं ऋण 1 से 1 के बीच में। अब देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, a² - 2ab + b², यह किसका फॉर्मूला होता है? यह जो सर्वसमीका होती है a - b के होल स्क्वायर, यही सर्वसमीका होती है, इसी का यह दूसरा पक्ष होता है, ठीक। a - b का होल स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, एक वर्ग की परिमाप 4 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। तो 4a का मान कितना दिया गया है? 4। और a यानी कि जो वर्ग की भुजा है वह 1 मीटर की है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 मीटर का स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो 1 मीटर स्क्वायर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 5। पांचवें प्रश्न में आपसे दोस्तों पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है? तो रेखीय समीकरण नहीं है। रेखीय समीकरण की घात दोस्तों आपको पता है 1 होती है। तो जो भी चर आए, जैसे पहले ऑप्शन में चर क्या है? m है, और दूसरे ऑप्शन में चर क्या है? y है, तीसरे ऑप्शन में चर है p, और चौथे में चर है x, ठीक। तो अब रेखीय समीकरण हमको देखना है, तो यहाँ भी घात 1 है, तो यह रेखीय समीकरण होगा। यहाँ भी घात 1 है, जो चर है, तो यह भी रेखीय समीकरण, और यहाँ पे भी घात 1 है, यह भी रेखीय समीकरण। अब यहाँ पे आप जब दोनों का हर बराबर करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + 1/x = 7, और यह यहाँ पे आपको द्विघातीय समीकरण मिलेगा, ठीक है, रेखीय समीकरण नहीं मिलेगा। तो चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा वह सही है, यह रेखीय समीकरण नहीं है। अब इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए, अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को, बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपने कर लिया। प्रश्न संख्या 6 है, ऋण 4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। संख्या रेखा मैंने अभी आपको बना के दिखाया। सबसे पहले एक रेखा खींच लीजिए, बीच में 0 दिखा दीजिए, उसके बाद आप बाकी दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं, बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं, ठीक। ऋण 1, ऋण 2, इस प्रकार से। अब यहाँ पे ऋण 4/5, तो ऋण 4/5 कहाँ पे होगा? ऋण 1 से पहले, ठीक है, क्योंकि ऋण 4/5 जो होता है ऋण 1 से बड़ा होता है, तो यह 0 के ज्यादा करीब होगा, ठीक है। तो ऋण 4/5 यहाँ कहीं होगा, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो ऋण 4/5, ठीक। अब इसके बाद देखिए,
प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, स्तंभ आकृति हिस्टोग्राम और स्तंभ आरेख बार डायग्राम में 2 अंतर बताइए। तो यहाँ पे 2 अंतर आपको लिखना था हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में। तो यह आप देख लीजिए। देखिए बार ग्राफ ऐसे बनता है, इस प्रकार से। यहाँ पे बार ग्राफ इस प्रकार से कुछ बनता है और इसमें जो वैल्यूज दी रहती हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ कक्षाओं के बच्चों का हमें दिया गया है कि कितनी लड़कियां हैं क्लास 5 में, क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में। उसी का यहाँ पे बार ग्राफ दिखाया गया है और यहाँ पे कुछ टेस्ट हुआ है और उस टेस्ट में बच्चों ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, कितने बच्चों ने 0 से 5 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं, कितने बच्चों ने 5 से 10, इसी प्रकार से 25 से 30 तक का एग्जाम था। 30 तक के एग्जाम में कितने बच्चों ने 0 से 5 तक के नंबर गेन किए हैं, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 20 से 25 और 25 से 30। तो इस प्रकार से आपको बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ जो है वह बार ग्राफ और हिस्टोग्राम समझ में आ रहा होगा। अब इसमें अंतर ये होता है कि जो बार ग्राफ होता है वह श्रेणीबद्ध डेटा प्रस्तुत करता है और हिस्टोग्राम जो होता है वह मात्रात्मक डेटा प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग क्लास का डेटा यहाँ पे बार ग्राफ बता रहा है और हिस्टोग्राम क्या कर रहा है, यह मात्रात्मक डेटा। एक परीक्षा ली गई थी, उस परीक्षा में कितने अंक का जो वर्ग है, अंकों का जो वर्ग है, उसमें कितने बच्चों ने कितना नंबर प्राप्त किया है। और यहाँ पे देखिए बार ग्राफ जो होता है अलग अलग तत्वों को प्रदर्शित करता है और हिस्टोग्राम उन तत्वों को प्रदर्शित करता है जिनमें एक साथ समूहित किया जाता है, जिनको एक साथ समूहित किया जाता है और उन्हें श्रेणी माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 2 अंतर समझ पा रहे होंगे दोस्तों। और यहाँ पे देखिए बार ग्राफ में गैप्स होते हैं और हिस्टोग्राम में कोई गैप्स नहीं होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लिख सकते थे कि जो बार ग्राफ है उसमें जो स्तंभ होते हैं उनके बीच में जगह होती है और हिस्टोग्राम में नहीं होती है। ठीक, तो यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न संख्या 8, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है x² - x और x³ + x² + x का मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए x² - x को हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x, कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² की जगह x और x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1। ठीक, और इसी प्रकार से x³ + x² + x में x हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x² + x + 1। ठीक, अब इससे ज्यादा इसको आगे हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं, आगे ये सॉल्व होगा नहीं। आगे हम इसका फैक्टर और कुछ नहीं, इसका गुणनखंड नहीं होगा। मासा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों पदों में जो 2 बीजीय व्यंजक आपको दिए हैं इसमें सबसे अधिक जो आपको कॉमन मिलेगा वह x मिलेगा। तो x क्या हो जाएगा, जो मासा हो जाएगा हमारा महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह x हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 9 है 3x³ × y³ यह गुणे का निशान है, जो पॉइंट है 4xy³ भागा 6x² y को सरल कीजिए। तो यहाँ पे हमें बीजीय व्यंजकों का भाग दिया गया है जिसे हमें सरल करना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यही प्रश्न में आपको दिया है, इसी को हमको सरल करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम करेंगे। तो ऊपर देखिए अंश में है 3x³ y³ × 4xy³ और अब भाग देना है तो ये बटे में आ जाएगा यानी कि 6x² y। ठीक, तो अब यहाँ पे अंक का गुणा कर दीजिए आप, तो 3 चौको 12 हो जाएगा और यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है तो x का गुणा हो जाएगा x³ में तो x की पावर 4 हो जाएगा। फिर y³ का गुणा y³ में होगा तो y की पावर 6 हो जाएगा। फिर बटे में देखिए 6x² y, 6 से हम लोग 12 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए x² है तो x² से x के पावर 4 कट जाएगा और बचेगा 2।
x के पावर 4 है, यानी x का गुणा 4 बार है। ठीक, x का गुणा 4 बार है और नीचे x स्क्वायर है, यानी x का गुणा 2 बार है। तो काटेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर, x का गुणा 2 बार बचेगा। इसी प्रकार से y से y के घाते 6 है यहाँ पे, यानी कि y का गुणा 6 बार है, तो 6 को काट के हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x के घाते 2 और y के घाते 5, तो 2x स्क्वायर इंटू y टू द पावर 5, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। यही आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा दोस्तों, वह मिल जाएगा 2x स्क्वायर एंड y टू द पावर 5। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 है, एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब घनाभ दोस्तों आप सभी ने पढ़ा है घनाभ। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें घनाभ का जो क्षेत्रफल दिया है, घनाभ का क्षेत्रफल प्रश्न में हमको दिया है 125 मीटर स्क्वायर। प्रश्न में हमें घनाभ का क्षेत्रफल दिया है 125 वर्ग मीटर और ऊंचाई दिया है 4.5 मीटर। ठीक, तो 4.5 मीटर ये ऊंचाई हो गई हमारी, 4.5 मीटर ये ऊंचाई हो गई। और ये एक नीचे का फलक का हम अगर बात करें तो यह जो होगा यह घनाभ का क्षेत्रफल होगा। ठीक, घनाभ का क्षेत्रफल ये होगा, जो नीचे वाला एक फलक जिसपे यह घनाभ टिका हुआ है आपका। आप ऐसे इमेजिन करिए कि आपके क्लास में मेज पे डस्टर रखा हुआ है, ठीक है, तो डस्टर का जो निचला भाग है उसका हमें क्षेत्रफल दिया गया है, जितना एरिया जो है, जितना क्षेत्रफल डस्टर का बेंच को छू रहा है वह हमको दिया गया है और डस्टर की हमें ऊंचाई दी गई है। ठीक, तो अब उसका आयतन हम बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। तो घनाभ का आयतन दोस्तों अगर हमें निकालना है, घनाभ का आयतन हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, घनाभ का आयतन। ठीक, तो उसका आयतन, घनाभ का आयतन पूछा है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब क्षेत्रफल हमें दिया गया है, घनाभ का क्षेत्रफल भी दोस्तों आपको पता होता है, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, तो अब आप चाहें तो घनाभ के आयतन के सूत्र में क्या लिख सकते हैं, घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन के सूत्र में आप लिख सकते हैं घनाभ का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। ठीक, तो यही आपको करना था। घनाभ के क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल हमको पता है 125 वर्ग मीटर है और घनाभ की जो ऊंचाई है वह हमें पता है 4.5 मीटर प्रश्न में दिया गया है, 4.5 मीटर। अब दोनों का गुणा कर लेंगे, 125 का गुणा दोस्तों हम लोग करेंगे 4.5 में तो हमें मिल जाएगा 562.5 और मीटर स्क्वायर का गुणा मीटर में होगा तो मीटर क्यूब या घन मीटर आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको हल कर लेना था यह प्रश्न। अब इसके बाद यहाँ पे उत्तर हम लोग लिख लेते हैं 562.5 घन मीटर। ठीक, यह आपके 10वें प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। तो पहले यह जो हमें बीजीय व्यंजक दिया गया है इसको हमें पहले पूर्ण वर्ग बनाने को बोल रहा है और उसके बाद गुणनखंड करने को बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। जो व्यंजक हमको दिया गया है वह दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। यह बीजीय व्यंजक जो है यह हमको दिया गया है, इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, फिर गुणनखंड करना है। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाते समय आपको क्या ध्यान में रहना चाहिए, पूर्ण वर्ग हमें बनाना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बीच वाला जो पद है वह ऋणात्मक है, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह जो फॉर्मूला होगा इसी के रूप में हम लोग इसको बनाएंगे और इसको होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिख सकते हैं, फिर माइनस 5। अब देखिए
इस फॉर्मूले को देखिए आप, a माइनस बी, तो a की जगह हमें पता है कि x है, ठीक। a की जगह x है, या तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमको मिल रहा है और -2 इंटू एक्स भी मिल रहा है। अब हमें b कितना रखना चाहिए यह आपको सोचना है होल स्क्वायर बनाने के लिए। तो b का भी हमें यहाँ से मालूम चल जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे शेष बच रहा है 2x तो आ गया, 2x के बाद यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 2x के बाद यहाँ पे 2 आ रहा है, तो b का जो मान होगा वह 2 होगा, ठीक। तो b का मान हमको कितना मिल गया, b का मान हमें 2 मिल गया, यहाँ पे b की वैल्यू 2 होगी। तो अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू जब हमें 2 मिल गई तो हमें यहाँ के लिए अब सोचना है, जो b स्क्वायर की वैल्यू आती है उसके लिए हमें सोचना है। तो b स्क्वायर की जो वैल्यू हमारी आएगी वह कितनी आएगी, 4 आएगी। 4 वैल्यू और हमें चाहिए, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, +4 और -4 कर देंगे, ठीक। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और +4 को इधर लिख लेंगे, -4 को इधर लेते जाएंगे, फिर -4, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर -5 और -4 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इसको अब लिखा जा सकता है। इतने को हम लोग x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बच गया 9। तो 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब आपको फॉर्मूला पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी, ठीक। तो अब लगा दीजिए आप फॉर्मूला, तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ठीक। यहां तक पूर्ण वर्ग बन गया। अब पूर्ण वर्ग जो हमको प्रश्न में बनाने को बोला था, यहां तक हमने बना लिया। अब हम इसका गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग हमने बना लिया, पूर्ण वर्ग ये बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और एक संख्या अलग से हमें आ गई है, जो हमने जोड़ा घटाया था, उससे हमें एक संख्या अलग प्राप्त हुई है। उस संख्या की मदद से अब हम इसका गुणनखंड, अब इसके बाद हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूले की मदद से हम लोग कर रहे हैं, इस सर्व समीकरण की मदद से। तो ये हो जाएगा a, एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और प्लस b यानी कि +3, और दूसरे ब्रैकेट में a x माइनस 2 और माइनस b, b की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें कितना मिल गया, x प्लस 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा फाइनली। तो हमें जो गुणनखंड मिल जाएगा वह x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 मिल जाएगा, ठीक। तो हमने गुणनखंड कर लिया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक। अब इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे आपके समाप्त होते हैं। अब हम लोग देखेंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को। देखिए, लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है आपका, एक शंकु 216 सेमी ऊंचा है, इसके आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, इसे पिघला करके एक गोले के रूप में ढाला गया है, गोले की त्रिज्या बताइए। अब दोस्तों यहाँ पे दो स्ट्रक्चर की बात हो रही है। एक जो है वह शंकु है। शंकु में आपको पता है कि नीचे वृत्ताकार होता है, त्रिज्या होती है, और यह जो होती है वह ऊंचाई होती है। तो हाइट h होता है और त्रिज्या r होती है। और गोला जो होता है वह 3 डायमेंशनल होता है। वृत्त आप मत समझिएगा, गोला मैं बना रहा हूँ। गोले में भी क्या होता है, आयतन होता है, और इसका भी आयतन होता है। अब इसका जो वॉल्यूम होता है शंकु का, वह 1/3 होता है पाई r स्क्वायर h, और जो गोले का होता है वह होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। तो यह होता है हमारा दोनों का वॉल्यूम। अब इस प्रश्न में समझने वाली बात क्या है, तो इस प्रश्न में समझने वाली बात यही है कि जो शंकु का आयतन होगा, शंकु जो है वह जिस भी मेटल से बना हुआ है उसको हम पिघला के उसको गोला बना रहे हैं। तो
जो मेटल है उस मेटल को जब हम पिघलाएंगे तो उस मेटल की मात्रा तो कहीं नहीं जा रही है, मेटल उतना ही है। जिस आयतन का मेटल था, मेटल जितना जगह घेरे था स्पेस में उतना ही जगह घेरेगा, ठीक है, उसका आयतन उतना ही रहेगा, आयतन नहीं बदलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, शंकु का जो आयतन होगा उसको गोले के आयतन के बराबर दिखा सकते हैं, क्योंकि जब हम पिघला रहे हैं उसको पिघला करके हम कोई भी स्ट्रक्चर दे दें, लेकिन जो मेटल की मात्रा है, जो जिस मटेरियल से आपका शंकु बना है वह मटेरियल उतना ही रहेगा, मटेरियल कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो वह मटेरियल का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं, उस मटेरियल का आयतन हम लोग, उस मटेरियल की मात्रा हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, शंकु का आयतन निकाल करके हम उस मटेरियल की मात्रा निकाल सकते हैं। और वही मटेरियल बाद में उसी मटेरियल से क्या बनाया जा रहा है, एक गोला बना दिया जा रहा है, ठीक। तो उस गोले का भी आयतन क्या होगा, उसी मटेरियल के बराबर होगा। तो यही चीज हम यहाँ पे दोस्तों इसी के माध्यम से हल करने वाले हैं। तो देखिए, जो आपको शंकु दिया है, शंकु में दोस्तों आपको शंकु की ऊंचाई आपको दिया गया है 216, शंकु की ऊंचाई 216 है और त्रिज्या है 16, ठीक। अब इसका आयतन हम लोग वॉल्यूम, इसका आयतन निकाल लेते हैं, तो ये कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। तो 1/3 पाई को ऐसे ही रख देते हैं और आर स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर 16 का वर्ग और गुणे एच 216, ठीक। वॉल्यूम जो होगा, जो गोला बनेगा, जो गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे दोस्तों उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं, जो गोले का आयतन होगा वह बराबर होगा किसके, शंकु के आयतन के, शंकु के आयतन के, ठीक, शंकु के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब और यह बराबर होगा शंकु के आयतन के। तो शंकु का आयतन यहाँ हम निकाल लेते कितना है 1/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर 16 का स्क्वायर इंटू 216 हाइट, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए आर की हमें जो गोले की जो गोला बनेगा उसका त्रिज्या हमको निकालना है। प्रश्न में आप देखिए क्या पूछा है, जो गोला बनेगा उसकी हमें त्रिज्या यानी कि आर निकालना है। तो जो वैल्यू हमें निकालना रहता है उसको एक तरफ रखते हैं और बाकी वैल्यूज को बराबर के उधर भेज देते हैं। तो देखिए यहाँ 1/3 पाई 16 का स्क्वायर इंटू 216। अब यहाँ पे आएगा क्या, हर में आ जाएगा 4/3 पाई, ठीक, क्योंकि यहाँ गुणे में था 4/3 इंटू पाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर में हो जाएगा, ठीक। तो देखिए नीचे हर में पाई है, ऊपर अंश में भी पाई है, पाई पाई कट जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ नीचे हर में है 3 और यहाँ भी 3 है, यह दोनों भी आपस में कट जाएंगे। और 4 हर में है और ऊपर 216 है, 216 को 4 से काटेंगे तो 4 पच्चे 20 और 4 चौको 16, ठीक, तो 54 आ जाएगा। अब आर क्यूब की जो वैल्यू हमें मिल रही है वह 16 स्क्वायर इंटू 54 मिल रही है, ठीक। तो 16 का स्क्वायर इंटू 54, इनका गुणा आप करोगे तो यह आपको मिलेगा 13,824 और 13,824 किसका क्यूब होता है, तो 13,824 जो होता है वह 24 का क्यूब होता है, ठीक। तो आर की जो वैल्यू दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आर की वैल्यू 24 मिल जाएगी, ठीक। दोनों तरफ क्यूब रूट हम ले लेंगे तो आर की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वह 24 मिल जाएगी। जो नया गोला बनेगा उसका जो त्रिज्या होगा वह 24 सेंटीमीटर का होगा, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न को भी आपको बस एक ही चीज दिमाग में अगर आप सोच लेते कि जो पुराना आयतन होगा वह नए आयतन के बराबर होगा तो आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते थे। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे।
अब इसके बाद दोस्तों प्रश्न संख्या 13 है, प्रशिक्षुओं द्वारा संस्थान आने हेतु अपनाए गए साधनों का विवरण निम्नवत है। प्रशिक्षुओं की संख्या पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। आप कैसे अपने संस्थान में पढ़ने जाते हो यह निकाला गया है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, स्कूटर से आते हैं, कुछ ऑटो से आते हैं, कुछ पैदल आते हैं, कुछ मोटरसाइकिल से आते हैं और अन्य विभिन्न साधनों से आते हैं। ठीक है, तो यातायात के साधन और प्रशिक्षुओं की संख्या, इसको हमें पिक्टोग्राफ के द्वारा दिखाना है। पिक्टोग्राफ दोस्तों आपको पता है कि जैसे आपने बच्चों के किताबों में देखा होगा कि जैसे 4 है तो 4 के सामने 4 पेंसिल बना दिया, इस प्रकार से फिगर बना देता है। इसके चित्र के माध्यम से दिखाना होता है। ठीक है, तो चित्रालेख इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो जो भी संख्या होती है उस संख्या को यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखा देता है। 4 पेंसिल है तो 4 पेंसिल बना देगा। ठीक, और अगर संख्या बड़ी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पैमाना मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं 4 पेंसिल दिया था, 4 पेंसिल हमने बना दिया, ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर 20 पेंसिल दिया होता तो 20 पेंसिल नहीं बनाते। यहाँ पे हम लोग क्या करते, हम लोग मान लेते कि एक पेंसिल जो दिखाई जा रही है वह 5 पेंसिल के बराबर है। एक पेंसिल जो दिखाई जा रही है वह 5 पेंसिल के बराबर है और 4 पेंसिल यहाँ पे भी बना देते, 4 पेंसिल यहाँ पे भी बना देते। ठीक है, तो ये 20 पेंसिल दर्शा देता। अब इसी प्रकार से आपको इस प्रश्न में भी करना है। इसमें क्या करना है, अब देख लीजिए किस प्रकार से लिख। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक पैमाना मान लेते हैं। एक गोला आप बना लीजिए और उस गोले को आप 4 खंड में कर दीजिए। 4 खंड में अगर आप कर देते हैं और एक खंड अगर भरा है तो यह क्या दिखाएगा, यह एक संख्या को दिखाएगा। अगर 2 खंड भरा हुआ है, अगर 2 खंड भरा हुआ है तो यह 2 संख्या को दिखाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और 3 खंड भरा हुआ है तो 3, वृत्त का 3 खंड भरा हुआ है तो 3 और चारों खंड भरा हुआ है तो 4 को दिखाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप कर सकते हो, एक प्रकार से आप चित्र बना सकते हो। और अब दोस्तों यहाँ पे हमने एक तरफ यातायात के साधन लिख लिए। तो यातायात के साधन में क्या दिया हुआ है, स्कूटर दिया हुआ है। स्कूटर में कितने दिए हुए हैं, 8। ठीक, स्कूटर में 8 स्कूटर से आते हैं प्रशिक्षु। तो आप गोला बना करके पूरे गोले को कलर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि 4 प्रशिक्षु जो हैं वह स्कूटर से आते हैं। अभी तक 4 हुआ और हमें कितना दिखाना है, संख्या 8। तो एक गोला और बना करके पूरा उसको हम फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये 8 प्रशिक्षु इस प्रकार से दिखा देंगे आप। और ऑटो से आते हैं 9 प्रशिक्षु, ऑटो से आते हैं 9 प्रशिक्षु। तो 2 भरा हुआ गोला, 2 पूरा भरा हुआ गोला दिखा देंगे। और उसके बाद एक गोले को हम लोग 2 पूरा भरा हुआ गोला और एक गोले का केवल 1/4 हम लोग कलर कर देंगे। तो ये कितने को दिखा रहा है, ये 8 को दिखा रहा है, ये 9 को दिखा रहा है। इसी प्रकार पैदल आने वाले 18 प्रशिक्षु हैं। ठीक है, पैदल जो आते हैं वह 18 प्रशिक्षु हैं। तो 4 गोले पूरे भरे हुए बनेंगे, 4 गोले पूरे भरे हुए बनेंगे और जो एक 5वां गोला होगा वह आधा भरा जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों आप बना लीजिएगा। अब आपको समझ में आ गया है कि पिक्टोग्राफ से किस प्रकार से हमको दिखाना है। ठीक, तो मोटरसाइकिल में क्या होगा, मोटरसाइकिल में 2 पूरे भरे हुए गोले और एक आधा भरा हुआ गोला। और अन्य में आप क्या करोगे, अन्य में 3 पूरे भरे हुए गोले और जो चौथा गोला होगा उसमें 3/4 भरा हुआ गोला आप दिखा दोगे। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 4x + 1 / 8x - 4 = 2 को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक समीकरण हमको दिया गया है। इस समीकरण को हल करके हमें इस x का मान निकाल लेना है। और x का मान निकालने के बाद जब x का मान हमें मिल जाए तो उत्तर की जांच करना है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, x का मान हम लोग जो बायां पक्ष है उसमें रख देंगे और उसको दिखा देंगे दाएं पक्ष के बराबर, तो उत्तर की जांच हो जाएगी। अब देखिए किस प्रकार से हम हल करेंगे। देखिए प्रश्न दिया गया 4x + 1 / 8x - 4 = 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो तिर्यक गुणा होगा दोस्तों, यहाँ पे बराबर के
दोनों तरफ ये जो 2 है इसे कितना लिख सकते हैं 2/1। तो इस 8 जो बाएं पक्ष का हर है उसका गुणा बराबर के उधर अंश में होगा और बराबर के उधर जो हर है उसका गुणा हम इधर कर देंगे, यानी कि 4x + 1 में 1 का गुणा होगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, और 2 का गुणा होगा 8x - 4 में। ठीक, अब इसे हल करिए। 4x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 का गुणा 8x में यानी 16x, फिर ऋण 2 का गुणा 4 में 8। ठीक, अब इस प्रकार से आप जो चर हैं उनको एक तरफ और जो अचर हैं उनको एक तरफ कर लीजिए। तो इधर देखिए 1 है और ऋण 8 इधर आएगा तो धन 8 हो जाएगा, और इधर देखिए 16x था और धन 4x इधर आएगा तो ऋण 4x हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 16x में से 4x चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12x बराबर कितना हो जाएगा 9, और x का मान कितना आ जाएगा, x का मान जो आ जाएगा वह आ जाएगा 9/12। x का मान दोस्तों हमें मिल गया 9/12। अब जब x का मान हमें मिल गया तो अब हमें क्या करना है, अब उत्तर का जांच हमको करना है। उत्तर की जांच किस प्रकार से करेंगे, जो हमें बायां पक्ष दिया गया है इसी में हम लोग x का मान रख लेते हैं। तो बाएं पक्ष में x का मान रखेंगे तो कितना है 4 × x, 4x है तो 9/12 + 1 बटे में कितना है 8 × 9/12 - 4। अब देखिए 4 से यहाँ 4 का गुणा हो रहा है 9/12 में, तो 4 से हर में जो 12 है उसको काटेंगे कितना आ जाएगा 3, और यह जो 3 आया इससे हम लोग 9 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। अंश में आ गया 3 धन 1। अब हर में आप देखिए तो हर में यहाँ 12 है और हर में है 8 × 9/12। तो इसमें क्या होगा 12 को आप 4 से काट दीजिए तो 3, और 8 को 4 से काटेंगे तो 2। ठीक, अब 3 से 9 को काट दीजिए तो हो जाएगा 3। अब देखिए ऊपर अंश में 3 धन 1 बचा है और नीचे हर में कितना बचा है 2 × 3 यानी कि 6 ऋण 4। अब इसे आगे सॉल्व करिए, आ जाएगा ऊपर अंश में 4 आ जाएगा और नीचे 6 - 4 यानी कि 2, यानी कि टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2 यानी कि 2। तो पूरी जो वैल्यू हो जाएगी वह 2 हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो बायां पक्ष है उसका मान 2 आ गया और दाएं पक्ष का मान हमें प्रश्न में 2 दिया ही गया है। दाएं पक्ष का जो मान दिया गया है वह 2 दिया गया है। तो इस प्रकार से उत्तर की जांच भी यहाँ पे हो गई। जो बाएं पक्ष का मान था वह दाएं पक्ष के मान के बराबर आ गया। जो वैल्यू हमने x की निकाली थी वह सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उनका विकर्ण 8 सेमी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब यहाँ दोस्तों हमें प्रश्न में एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और इसकी संलग्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की दी गई हैं। तो संलग्न भुजाएं होती हैं दोस्तों जो एक दूसरे को टच करती हैं। तो अगर ये भुजा आप मानेंगे तो इसकी संलग्न भुजा ये और ये होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है दो संलग्न भुजाओं की माप 6 और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसको हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे दोस्तों यह संलग्न भुजा कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, और हमको विकर्ण जो दिया है विकर्ण, और दोस्तों यहाँ पे जो विकर्ण दिया गया है वह 8 सेंटीमीटर का दिया गया है। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम लोग, तो देखिए अब यहाँ पे दोस्तों जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होता है वह इसको दो बराबर भागों में बांटता है। अगर एरिया वाइज देखें तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह दो बराबर एरिया में इसको बांटता है। तो मतलब इस क्षेत्र का जो इसका जो क्षेत्रफल होगा वह बराबर होगा इसके क्षेत्रफल के। ठीक है, इसके क्षेत्रफल के। अगर हम लोग इसका ये जो त्रिभुज हमको मिल रहा है जिसकी तीनों भुजाएं हम देख पा रहे हैं, इसका अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाल लें तो उसका दूना करके हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सभी जो त्रिभुज की भुजाएं हैं वह अलग अलग हैं। तो विषम बाहु का जो
क्षेत्रफल होता है वह होता है विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वह बराबर होता है ब्रैकेट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या होता है? एस जो होता है वह त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं और बटे 2। ए बी सी का मान यहाँ पे कितना है? एक भुजा 10 है, दूसरी भुजा 8 है और तीसरी भुजा 6 है, बटे 2। तो 10 और 8 18 और 6 24, यानी 24 बटे 2 यानी कि 12। एस की वैल्यू जो है वह 12 है, तो यही हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। एस की वैल्यू 12, फिर s माइनस ए यानी कि 12 माइनस 10 और फिर 12 माइनस 8, b 8 है, a को 10 हमने रखा, फिर 12 माइनस c 6। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वह हमको मिल जाएगा, यह हो गया 12 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 6। ठीक, अब ये हो जाएगा ब्रैकेट में 12 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 24। फिर 4 का गुणा 6 में होगा तो ये 24, तो 24 गुणे 24 हमें ब्रैकेट में मिल गया। यानी a की वैल्यू हमको कितनी मिल गई? 24 हम बाहर ला सकते हैं, 24 का वर्ग है। अब 24 वर्ग सेंटीमीटर हमें जो हो गया, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया। अब अगर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, तो ये कितना हो जाएगा? 48 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, x प्लस 4y का होल क्यूब माइनस x माइनस 4y का होल क्यूब ज्ञात करो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है और फिर a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। यही प्रश्न है दोस्तों, हमको दिया गया है, यही हमको सरल करना है। अब यहाँ पे 2 फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, वह याद होने चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 और ब्रैकेट में क्या होता है? प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक, a प्लस बी का होल क्यूब जो है वह फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसी प्रकार से a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, यह होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। यही दोनों फॉर्मूले आपको याद हो तो आपको सरल करने में इसको आसानी होगी। ठीक, अब दोनों फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा x प्लस 4y का क्यूब। तो अब देखिए a की जगह है x और b की जगह है 4y, तो a क्यूब हो जाएगा x का क्यूब फिर प्लस b क्यूब यानी कि 4y का क्यूब, 4y का क्यूब फिर प्लस 3ab, a कितना है? x है, फिर b कितना है? 4y है और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? x प्लस बी, a प्लस बी यानी कि x प्लस 4y। फिर देखिए माइनस है, माइनस a माइनस बी का होल क्यूब है। अब यहाँ पे फिर से आप फॉर्मूला लगाइए माइनस, अब इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि जब माइनस का गुणा हो तो आगे आपको दिक्कत ना आए। ठीक, तो ब्रैकेट लगाना यहाँ पे मस्ट है। अब देखिए x माइनस 4y का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, x की जगह है a की जगह है x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x का क्यूब माइनस y का क्यूब यानी कि 4y का क्यूब माइनस 4y का क्यूब, फिर माइनस, अब देखिए 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यह हमें लिखना है। तो 3 इंटू a कितना है? a है x और b कितना है? 4y है और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? x माइनस 4y, यही आ जाएगा। अब आगे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए ये है x क्यूब और 4y, 4
चौक को 16, 16 चौक को 64, तो 64y³ फिर प्लस 4, 3 का गुणा 4 में हो जाएगा तो हो जाएगा 12xy और ब्रैकेट में x प्लस 4y और फिर माइनस, अब ब्रैकेट हम लोग खोलते हैं तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो जो ऋण है उसका गुणा अंदर होगा तो जो प्लस x³ है वह हो जाएगा माइनस x³ और जो माइनस 4y³ है वह हो जाएगा प्लस 4y³। 4y³ कितना आ रहा है 64y³, फिर माइनस जो है वह प्लस हो जाएगा यानी कि प्लस 3x4y यानी कि 12xy प्लस 12xy और ब्रैकेट में कितना है x माइनस 4y। ठीक, इतना आ गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे x³ है और यहाँ पे माइनस x³ है, यह तो पहले कट जाएगा और 64y³ और 64y³ आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 128y³। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, 12xy का गुणा अंदर होगा तो ये 12x² हो जाएगा, फिर प्लस 12 का गुणा होगा 12xy का गुणा होगा 4y में तो हो जाएगा 12 चौक को 48 xy²। फिर यहाँ पे देखिए सॉल्व करिए, प्लस 12xy का गुणा होगा x में तो हो जाएगा 12x² फिर माइनस 12xy का गुणा होगा माइनस 4y में तो हो जाएगा 12 चौक 48 xy²। तो देखिए यहाँ पे धन 48xy² है, यह कट जाएगा माइनस 48xy² से, तो ये कितना आ जाएगा 128y³ प्लस यहाँ पे देखिए 12x² है और यहाँ पे भी 12x² है तो ये हो जाएगा 24x²। तो यही आ जाएगा सरलतम रूप इसका। ठीक है, तो इसी प्रकार से यह दोनों फॉर्मूले आपको याद हों तो आप बहुत ही आसानी से और माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाते। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, x इंटू वाई प्लस जेड बराबर x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड को सत्यापित कीजिए, जहां x, y और z की वैल्यूज हमें यहाँ पे दी गई हैं दोस्तों। तो यहीं पे हम कर लेते हैं। देखिए ये हमारा बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष है, तो चाहे तो हम LHS जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको अलग लेके चलें और जो राइट हैंड साइड है इसको अलग लेके चलें, दोनों को साथ साथ भी लेके चल सकते हैं, तो साथ साथ हम लेके चलेंगे। देखिए x इंटू वाई प्लस जेड दिया गया है, ठीक, और राइट हैंड साइड जो है हमारा वह दिया गया है x इंटू वाई एक ब्रैकेट में फिर x इंटू जेड। ठीक, देखिए x की वैल्यू दोस्तों यहाँ पे -2/7 दिया है और y की वैल्यू 9/2 और z की वैल्यू 2/3। अब यह वैल्यू माइनस ही है, x की वैल्यू माइनस है या प्लस, आप चाहे यह वैल्यू प्लस में दी हो या माइनस में, दोनों ही वैल्यूज आप पुट करके देखोगे तो आपको सेम ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए माइनस ही हम लिख के देखते हैं तो -2/7 और इंटू है ब्रैकेट में y 9/2 प्लस z कितना है 2/3 है बराबर x इंटू वाई यानी कि -2/7 इंटू वाई कितना है 9/2 है, फिर प्लस x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू -2/7 इंटू z की वैल्यू कितनी है 2/3। ठीक, तो इसी को हमको हल कर लेना है। तो देखिए अब -2/7 का गुणा होगा 9/2 में तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, फिर -2/7 का गुणा हो रहा है तो ये हो जाएगा -4/21 और ये बराबर हो जाएगा -18/14 के धन नहीं, यह ऋण हो जाएगा क्योंकि x की जो वैल्यू है ऋण में है तो ऋण 4/21। ठीक, अब यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से काट सकते हैं आप 7 और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 9, यहाँ पे 7 और यहाँ पे ऊपर 9 और हर समान करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा हर, अगर आप 21 करना चाहें पूरे के बटे में 21 लिखना चाहें तो 3 से गुणा हो जाएगा 9 में
तो 9 त्रिक 27 ऋण 27 और ऋण 4 और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 21 कर लीजिए तो ये भी आ जाएगा ऋण 27 और ऋण 4। अब दोनों पक्षों में देखिए क्या आ रहा है, एक पक्ष में बाएं पक्ष में ऋण 31/21 और दाहिने पक्ष में कितना आ रहा है, ऋण 31/21। तो दोनों पक्ष जो आ रहे हैं वह बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x इंटू वाई प्लस जेड बराबर होता है x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड के। यह सत्यापित हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है यह बचा हुआ है आपका, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की विभिन्न शर्तों का संक्षेप में वर्णन करें। तो यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज की सर्वांग समता की क्या शर्तें होती हैं यह आपको बताना था। तो यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज के सर्वांग समता की शर्तें मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था। तो जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे तो उनकी 3 संगत भुजाएं एवं 3 संगत कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो तीनों संगत भुजाएं और तीनों संगत कोण आपस में बराबर होंगे। और शर्त क्या क्या होती है, या तो तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समान हो तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। या फिर क्रम के अनुसार भुजा कोण भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज के भुजा के और फिर कोण के और फिर भुजा के बराबर हो। और इसी प्रकार से दोस्तों कोण भुजा कोण, जब किसी दो त्रिभुज में 2 कोण और 1 भुजा जो होते हैं वह बराबर होते हैं, वह त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो यही 3 शर्तें हैं, यही आपको लिख देना था। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा पेपर हमने हल कर लिया। अब दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सभी अपना जो उत्तर है वह मिला पाएं, जो सॉल्व करके वो लोग पेपर में आए हैं उस उत्तर को देख पाएं और वह कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं यह जान पाएं। अब दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन पे आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हम वीडियो बनाते हैं उसकी आपको मिल पाए। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करिएगा। इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।